हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। मेरा नाम है ओम और आपको इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ बोला था कि ये वाला असाइनमेंट आप कर लेना। वैसे तो ये एक सेल्फ असाइनमेंट था, लेकिन बच्चों ने वहां कमेंट किया कि भैया इसको आप करवा दीजिए, तो निश्चित रूप से आपके लिए मैं हाजिर हूं। इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए थे वो सारे 1 बाय 1 यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जाकर के अपना आंसर जरूर चेक कर लेना। तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं। यहां पर हम चर्चा कर रहे होंगे इस पहले क्वेश्चन को। देख लीजिएगा क्या लिखा गया है, पढ़िएगा। यहां पर लिखा गया है कि ऑन एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेटेड H2SO4 टू ए क्लोराइड सॉल्ट। क्लोराइड सॉल्ट में जब डाला जाता है तो वहां पर हमें एक कलरलेस फ्यूम्स मिलता है। क्या मिलता है? कलरलेस फ्यूम मिलता है। आगे लिखा गया है बट इन केस ऑफ, पहले इस वाली लाइन को समझते हैं। क्या लिखा है? क्लोराइड सॉल्ट है। चलो एक क्लोराइड ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने ले लिया NaCl, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैंने NaCl ले लिया। यहां पर क्या है? Na प्लस Cl नेगेटिव, ये तो क्लोराइड आयन हो गया। Cl नेगेटिव मतलब क्लोराइड आयन। अच्छा जी, क्या डालना है इसमें? कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है। डाल दो भैया। इसके अंदर क्या डालोगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है। नॉर्मल यहां पर रिएक्शन होगी, क्या होगी? यहां पर इसको HCl बनता हुआ दिखेगा, ये इसको H प्लस मिलेगा। यहां से बाकी क्या मिल रहा होगा? NaHSO4। सिंपल है यार, कुछ नहीं करना। देखो H2SO4 था, वो H प्लस देगा। वो H प्लस किसके साथ जाके जुड़ेगा? Cl नेगेटिव से। Na प्लस उस H प्लस की जगह ले रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर HCl गैस बनता है और ये जो HCl बनता है एक्चुअली ये व्हाइट फ्यूम होता है। तो व्हाइट को हो सकता है उन्होंने कलरलेस एज्यूम किया हो, इस वजह से यहां पे इन्होंने लिखा कि कलरलेस फ्यूम मिलता है। तो फ्यूम किसका है यहां पर? HCl का, ठीक है। अच्छा जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल इस पे नहीं है, सवाल इसके आगे है। बोला क्या जा रहा है? बट इन केस ऑफ आयोडीन सॉल्ट। क्या बोला गया? बट इन केस ऑफ आयोडीन सॉल्ट वायलेट फ्यूम्स कम आउट। कह रहा है कि वायलेट कलर का फ्यूम आता है जब हम रिएक्शन कराते हैं आयोडीन सॉल्ट के साथ। तो लो भैया आयोडीन सॉल्ट ले लेते हैं। हमने ले लिया NaI, ठीक है। ये हो गया आयोडाइड सॉल्ट। आयोडाइड सॉल्ट होगा ना, I नेगेटिव, यहां पर Na प्लस। अच्छा जी, रिएक्शन किसके साथ करवानी है? इसी के साथ करवानी है, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवानी है। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हमने रिएक्शन करवानी है। तो देखो होता क्या है कि जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और जो ये हमारा ये लिखा है ना Na प्लस I नेगेटिव, यहां पर जो I नेगेटिव है उसका जाकर के क्या हो जाएगा भैया? यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहां पर I पर क्या था? -1 का चार्ज। इसका ऑक्सीडेशन करा करके हम क्या बनाते हैं? I2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? I2 बनाते हैं। ये काम किसने किया? ये किया कंसंट्रेटेड H2SO4 ने। यहां पर ये जो H2SO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, लेकिन इनके साथ भाई साहब सिर्फ H प्लस दे करके उसको HCl बना रहे हैं। मतलब ये एसिड का काम कर रहा है। यहां पर नॉर्मल एसिड का काम कर रहा है, लेकिन यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमें मिलेगा क्या? I नेगेटिव से I2 मतलब क्या? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट का एक मॉलिक्यूल। तो -1 से 0 जाना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे आयोडाइड का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो जाता है। और साथ में इसके मिलता है ये जो H2SO4 है, जब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। अगर खुद को रिड्यूस करेगा तो वहां पर SO2 गैस मिल रहा होगा। तो I2 गैस और SO2 गैस वहां पे मिलेगा। और जो ये I2 होता है ना भाई, ये जो I2 आप देख रहे हो, ये I2 होता है वायलेट कलर का। कैसा होता है? ये होता है वायलेट कलर का। और यही चीज यहां पर लिखी भी गई है, ठीक है, कि यहां पर वायलेट कलर का फ्यूम मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखा गया है कि H2SO4 रिड्यूसेस HI to I2। हाँ यही काम हो रहा है ना। HI कहां से आया? अब देखो सवाल आ सकता है HI कहां से आया? अरे भाई जब तुम सॉल्ट को एसिड के अंदर डालोगे तो पहले वो तो एसिड बेस रिएक्शन नॉर्मल कर ही लेगा। जैसे ये वाली रिएक्शन करवाई है वो वाला रिएक्शन यहां पर भी होगा, HI बनेगा। जैसे HI बना यहां पर भी आयोडीन पे -1 है, इसी को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? I2 बना देगा, ठीक है। तो यहां पर ये पहला वाला सही हो जाएगा कि जो H2SO4 है वो HI को रिड्यूस करके I2 बना देता है। और यही I2 जो होता है, ये वाला I2 जो होता है वही वायलेट कलर का फ्यूम होता है। ओके भाई, ना आ जाते हैं नेक्स्ट पे। एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द अमोनिया टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2+ गिव्स। क्या बोला जा रहा है? एक्सेस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन है। कैसे लिखोगे भाई? क्या लिखोगे? अमोनिया लिखोगे। एक्वस सॉल्यूशन है, क्या लिखोगे? AQ डॉट लिखोगे। बोलो ये लिखते हो ना, ठीक है। अच्छा इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्या ऐड करना है?
कॉपर 2+ का कोई एक्वा सोल्यूशन है, वहां पर क्या है, कॉपर 2+ का एक्वा सोल्यूशन है। ये आपको पढ़ाया गया है सेकंड पार्ट में, जब रिएक्शन पढ़ाया जा रहा था पी ब्लॉक वाले में। तो क्या बोला गया था, यहां पर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है जो डीप ब्लू कलर का होता है। आपको याद मैंने कराया हुआ था वहां पर, कैसे याद करोगे, कॉपर लिखना और कॉपर के ऊपर जितना प्लस चार्ज है उसका डबल आपको NH3 इसके साथ लेना है। इस तरीके से मैंने वहां पे याद कराया था। NH3 हमें कितना टाइम चाहिए, 2 टाइम इस तरीके से चाहिए, ठीक है। सॉरी 2 टाइम नहीं चाहिए, कितना चाहिए था भाई, हमें 4 टाइम चाहिए। क्या चाहिए, हमें ये 4 टाइम चाहिए। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा NH3 ये 4 टाइम, और कॉपर की खोपड़ी पे 2+ है, वो 2+ तो यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये हमें एक कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। जो हमें ये कॉम्प्लेक्स मिला है अमोनिया और कॉपर का, ये कैसा होता है, डीप ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, डीप ब्लू कलर का, गाढ़े ब्लू कलर का होता है, ठीक है भाई। यहां पर ये चीज देखिएगा कहीं ना कहीं मेंशन कर रखा होगा इन्होंने, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि डीप ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ दिस मिलता है, नहीं भाई साहब, डीप ब्लू सॉल्यूशन ऑफ दिस मिलता है। हाँ ये देख लो, ये लिखा गया है कि डीप ब्लू सॉल्यूशन ऑफ इस कॉम्प्लेक्स का मिलता है। तो हाँ निश्चित रूप से ये चीज मिल रहा होता है, ये चीज हमने पढ़ी भी हुई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी इन्वॉल्व्ड इन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। ऐसा कौन सा है जो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। जो डी पाई बॉन्डिंग कौन कर सकता है, जिसके पास डी ऑर्बिटल होगा वही तो कर पाएगा ना भाई। तो डी ऑर्बिटल चेक करो किसके पास है, क्या कार्बन के पास डी ऑर्बिटल है, बोलो है क्या, नहीं है। नाइट्रोजन के पास है क्या, नहीं है। यहां पर आ जाओ, फॉस्फोरस के पास है क्या, हाँ यहां फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिटल होता है, और यहां बोरोन के पास भी डी ऑर्बिटल नहीं होता। इस वजह से क्या बोला जाएगा कि फॉस्फोरस ऐसा है जो डी पाई वाला बॉन्ड बना सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। आपके मन में सवाल होगा क्यों सर, क्या वजह है। अरे भाई आपको पढ़ाया जा चुका है कि पीरियड नंबर 2 के अंदर जो लोग हैं, मतलब कि यहां पर क्या क्या लिखा है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन तीनों के पास सिर्फ s और p ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन जब आप पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स पर चर्चा करो, जैसे फॉस्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, इन सब में क्या होता है, इनमें भैया s p d ये 3 के तीनों ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। अगर प्रेजेंट होंगे तो पाई बॉन्ड वो बना सकते हैं, है ना। लेकिन इनके पास भाई साहब लोगों के पास है ही नहीं डी ऑर्बिटल, तो वो ये वाला बॉन्ड कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। सुपर क्लियर। आइए बढ़ जाते हैं अगले वाले पर, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, बताइए यहाँ पे क्या होगा, लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। यहाँ पे मैं शब्द का मतलब पहले समझाऊं फिर आगे बढ़ूं, ज्यादा अच्छा होगा। लिखा गया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है भाई। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में लिखा है आइसो शब्द, आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है ये चेक करना है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या चेक करनी है, आइसो स्ट्रक्चर मतलब सेम स्ट्रक्चर, मतलब क्या, सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर। तो ये दो चीजें कहाँ मिल पा रही हैं ये हमें चेक करना होगा, ठीक है भाई। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखा है, सबके स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन समझना जरूरी है, ऐसे सवाल आए तो आप सॉल्व कर पाएँ। क्या लिखा है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, अगला लिखा है O नेगेटिव। कार्बोनेट तो ऐसे बनता है, अगला क्या है NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव कैसा बनता है भाई, इस तरीके से बनता है NO3 नेगेटिव, ठीक है। NO3 नेगेटिव इस तरीके से बनता है, ठीक है। ओके हमें देखना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होंगे, कैसे पता चलेगा, इन पे कैसे चर्चा करें। देखो सेम चीजें हटा दो, ये सेम चीजें क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर किनारे क्या है ऑक्सीजन, इनको हटा दो। यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर नाइट्रोजन, तो कार्बन और नाइट्रोजन के पास तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कहना सीख होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन एक चीज देखो ध्यान से, एक चीज देखो ध्यान से, वो क्या होगी, वो ये होगी मेरे भाई कि यहाँ ऑक्सीजन की खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, एक बार इसको हटाना पड़ेगा, इसको मैं ना थोड़ा सा कैसा बनाने जा रहा हूँ, कोवलेंट वाला बनाने जा रहा हूँ। तो कोवलेंट अगर स्वरूप लाएं अगर, तो आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, देख लो अब समझ में आने लग जाएगा। ये देखो कुछ इस तरीके का दिखेगा, यहां पे और यहां पे अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, वो हमें समझना होगा। देखो क्या लिखा है, यहां कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है लेकिन यहां पे नाइट्रोजन पे चार्ज है, बाकी चीजें तो सेम है यार, बाकी चीजें तो हमने सेम बना रखी है। तो यार एक बात बताओ, कार्बन मतलब क्या 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन मतलब क्या 7 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पर प्लस मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन में से 1 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, इसका मतलब यहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन रखने वाले हो गए।
भाई ऑक्सीजन पे नेगेटिव दोनों यहां पे भी हैं, डबल बॉन्ड हो यहां पे भी है, कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन था लेकिन नाइट्रोजन की खोपड़ी पे पॉजिटिव था, इस वजह से हमने बोला कि नाइट्रोजन पे जो प्लस होता है वही एक्चुअली कार्बन से रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेम है, तो सेम इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज क्या, सेम स्ट्रक्चर। हाँ देखो यार सेम स्ट्रक्चर भी दिख रहे हैं। इस सेंट्रल एटम के किनारे तीन क्या लगे हुए हैं, तीन साइड एटम लगे हुए हैं। जो तीन साइड एटम लगे हैं यहाँ पे भी तीन साइड एटम लगे, तो इस वाले पर क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, इस वाले पर भी क्या आएगा, sp2 ही आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया, मतलब स्ट्रक्चर सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है। इसका मतलब ये पहला वाला ही जवाब यहाँ पे तो यार सही आ रहा है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले पर अगर आए तो ये आप चेक कर लीजिएगा, ये देखिएगा NO3 2 नेगेटिव नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये तो गलत ही बना रखा है इन्होंने ऑप्शन के लिए, ठीक है ये। अच्छा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है ना। डी वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो ClO3 नेगेटिव है और SO3 2 नेगेटिव है, इसको आप निकालोगे ये आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक दोनों निकल जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम करेक्शन कर लेते हैं। करेक्शन क्या कर लेंगे कि जहाँ पर SO3 लिखा है ना वहाँ पर SO4 लिख देते हैं, ठीक। अब देखिएगा अब ये गलत हो जाएगा क्योंकि SO4 2 नेगेटिव और ClO3 नेगेटिव कभी भी आइसो स्ट्रक्चरल हो ही नहीं सकते। तो शायद आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पर, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, अच्छा जी ये खाली है, नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेस इन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। तो भैया ये रहा हमारा फ्लोरीन, नीचे हमने बना दिया यहाँ पे आयोडीन। ये कह क्या रहे हैं कि हाइड्रोजन के लिए एफिनिटी जो है ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। हाँ भाई घटती है, देखो ना ये जो H है और F है इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग होगी क्योंकि फ्लोरीन की और हाइड्रोजन की साइज करीब करीब सेम है, वो अच्छे तरीके से ओवरलैपिंग करेंगे। लेकिन आयोडीन की साइज तो बड़ी होती, अगर आयोडीन की साइज बड़ी होगी तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या आएगा, बड़ा आएगा, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया भी गया है कि यहाँ पर अच्छा एफिनिटी की बात करें तो आप खुद से समझिए, जिसके साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी उसी के साथ लगाव अच्छा होगा। एफिनिटी मतलब लगाव, प्यार जो है। फ्लोरीन का हाइड्रोजन के लिए ज़्यादा निकलेगा लेकिन यहाँ पर इनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, इनके बीच में ज़्यादा दूरी आपको दिख रही है। अच्छा जी, विच ऑफ द हैलोजन एसिड, अब ये देखो दोनों क्या है, हैलोजन एसिड है, बाकी लिख लो क्या होगा, HCl होगा, बीच में कौन होगा, HBr होगा। तो ये दोनों ये चारों हैलोजन के एसिड लिख दिए। अच्छा पूछ क्या रहे हैं, हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अच्छा बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पे लगेगी। सिंपल सी यार बात है कि जो बॉन्ड छोटा होगा, H और F के बीच में बॉन्ड क्या है, छोटा। सर कैसे पता चला, अरे फ्लोरीन से जब आप आयोडीन की तरफ जाते हो तो यहां पर क्या होता है, साइज बढ़ती, और साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा भैया, बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या होगा भैया, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इतनी सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। हाँ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कम है तो इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी या कम एनर्जी लगेगी, आपके दिमाग में क्लिक करेगा, कम से कम एनर्जी में टूट जाएगा। लेकिन मजबूत कौन है, ये वाला, तो इसको तोड़ना कठिन होगा क्योंकि ये छोटा है भाई, ठीक है। ओके चल लेते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या लिखा गया है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ EH, जहां पर E के बारे में बोला जा रहा है कुछ, यहाँ पे देख लीजिए E कौन है, यहाँ पर E क्या है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है, ठीक है, ये E है। और आगे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द कंपाउंड्स विल एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहने का क्या मतलब है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो हाइड्राइड आयन आपको आराम से दे दे, मतलब एटलीस्ट हाइड्रोजन आपको देने की कोशिश करे। वो कौन कर सकता है, जिसके साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी, जिसको तोड़ना आसान होगा, वही आपको दे पाएगा। तो देखो भाई यहां पर डेटा दिया हुआ है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अगर बॉन्ड तोड़ना है 1 मोल तो आपको इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक। लेकिन अगर Sb और H के बीच में हमें बॉन्ड तोड़ना है और हाइड्राइड को डोनेट करना है ताकि ये जो SbH3 लिखा है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो पाए, तो आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ने के लिए देखो सबसे कम एनर्जी लगी, तो जहां पे सबसे कम एनर्जी लगेगी वही तो एक अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बन पाएगा, है ना भाई। इस वजह से क्या बोला जाएगा कि SbH3 जो होगा वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे जवाब में डी वाला सही होगा। आई होप समझ में आया हो, दोनों क्वेश्चन सिमिलर थे, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट फॉर्म्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड लेड, द ऑक्साइड्स फॉर्म्ड आर। आपको बताना है कि कौन कौन से ऑक्साइड्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। ये चीज चर्चा की जाती है जब आपको पढ़ाया जाता है कि आप जो है ऑक्सीजन किस तरीके से बनाएंगे। तो बोला जाता है कि आप लेड नाइट्रेट लीजिए, ठीक है, लेड नाइट्रेट लीजिए, इस तरीके से लिखते हैं ना लेड नाइट्रेट, क्योंकि Pb+2 स्टेबल है और नाइट्रेट में NO3 नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से लेने के बाद जब आप इसको हीट करते हो ना तो वहाँ से एक O2 गैस निकलती है,
क्या निकलती है, O2 गैस यहाँ से लिबरेट होती है। तो ये ऑक्सीजन के बनाने का एक तरीका है, उसमें ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो बोला गया कि लेड का क्या बनेगा, ऑक्साइड और नाइट्रोजन का। तो देखो भैया लेड का ऑक्साइड क्या बनेगा, PbO बनेगा। क्या बनेगा, PbO बनेगा, और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होगा वो NO2 बन रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ बन जाती है। यहाँ पे आप बाकी चीज़ें लिख लेना, इसको बैलेंस वगैरह कर लेना। मैंने बस ये लिख दिया कि क्या प्रोडक्ट बनता है। आपको पेपर में यही पूछा गया है कि कौन सा ऑक्साइड्स बनेंगे, तो देखो भैया ये वाले ऑक्साइड्स यहाँ पर बनेंगे। गेस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि लेड का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, और ऑक्सीजन का अगर पता रहेगा निकलता है तो आप इसको बैलेंस करेंगे तो यही चीज़ आकर के फिट बैठेगी यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ मैं। क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रॉपी। समझ में आता है कौन नहीं करता भाई, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऐसे मैं याद करा देता हूं बच्चों को कि देखो भैया नाइट्रोजन जो सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट में, वो भैया इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सारे नाइट्रोजन एक साथ नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे इंटर लोन पेयर वाले रिपल्सन होने लग जाते हैं, ठीक है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से वो बॉन्ड मजबूत नहीं रह जाता, इस वजह से वो इस तरीके से एग्जिस्ट करना पसंद करता है। तो ये हमारा नाइट्रोजन जो है एलोट्रॉपी शो नहीं करता। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 को कैसे पता चलेगा, जो लोग भी n = 2 मतलब पीरियड नंबर 2 के होंगे, जो लोग पीरियड नंबर 2 पे होंगे वहां पर S और P क्या होगा, ऑर्बिटल्स होंगे। तो S ऑर्बिटल के अंदर कितने, S सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, 1, और P सबसेल के अंदर कितने होते हैं, 3। तो टोटल कितना हो गया भैया, 4। तो जब 4 ऑर्बिटल टोटल होंगे तो 4 वो बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप क्या पढ़ते हो, नाइट्रोजन के लिए NH4 पॉजिटिव पढ़ते हो, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का मैक्सिमम कितना जा सकता है, 4 जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 पे टिक मार दिया। आई होप समझ में आया हो। बाकी चीज़ें मैं रिवाइज भी कराता चल रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा इसमें से गलत है, आपको वो छांटना है। क्या लिखा गया है कि सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन, ये तो पहले ही गलत लिख दिया इन्होंने। क्या लिखा है कि नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है विद रिस्पेक्ट टू फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस के। ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर एक दूसरे का क्या करते हैं, अच्छा खासा सर फोड़ते हैं। सर यहाँ पे नहीं होते क्या, यहाँ पे भी होते, लेकिन यहाँ पे उतना रिपल्सन नहीं हो सकता, क्योंकि फॉस्फोरस और फॉस्फोरस साइज में बड़े हैं, तो उनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी आएगी। जब बॉन्ड लेंथ बड़ी आएगी, 2 फॉस्फोरस एक दूसरे से दूर होंगे तो ज़्यादा रिपेल नहीं करेंगे। यार नाइट्रोजन बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत करीब रहेंगे, और एक दूसरे के लोन पेयर एक दूसरे का सर फोड़ते रहेंगे, इस वजह से ऐसा होगा, ठीक है। ये जो लाइन लिखी गई है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहने देगा, ये रीजन है भाई रिपल्सन। तो क्या लिखा है कि सिंगल नाइट्रोजन है स्ट्रॉन्गर, यही लाइन गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, वीकर होना चाहिए। बाकी आप पढ़ करके खुद देखेंगे, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे सही नजर आएंगी, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, रॉन्ग पूछा गया, इस वजह से हमने ये चीज लिख रखा है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वन इज ए ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड इन द रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। आपको पढ़ाया गया, बड़ी खूबसूरती से हमने पढ़ा वहाँ पे। इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ किस, अरे यार ये तो रट जाता है बच्चों को क्लास में, है ना। क्या होता है भाई, ये होता है, ये यहाँ पे जो लिखा है ना, ये होता है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, याद कराया गया है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। लिखा गया है एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 15 फॉर्म कंपाउंड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो 15 वाले हैं वो क्या बनाते हैं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अरे नाइट्रोजन की फैमिली की चर्चा हो रही है, कुछ नया नहीं कह रही है। जहाँ पे बिस्मथ के लिए लिखा गया है कि ओनली 1 वेल करेक्टराइज्ड कंपाउंड इन द +5। हाँ, ये रटने वाला सवाल था। बिस्मथ का जो +5 होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ सेटिस्फाइड होता है, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ। बाकी बिस्मथ +5 करेक्टराइज नहीं हुआ है, यहाँ पे यही चीज़ लिखा गया है। और ये चीज़ आपको पढ़ाया जा चुका है, आपको पढ़ाते वक्त जब आपको पी ब्लॉक का पार्ट 2 पढ़ाया गया था। क्या लिखा है, ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट एंड बेरियम एजाइड सेपरेटली वी गेट। हम क्या पाते हैं, इन दोनों की चीज़ों में लिखा है। चलिए देख लेते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम क्या होता है भाई, अमोनियम मतलब NH4 पॉजिटिव, अमोनियम मतलब NH4 पॉजिटिव, ठीक है। अमोनियम डाइक्रोमेट लिखा है, तो डाइक्रोमेट क्या होता है, Cr2O7 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट। अब इन दोनों का गठबंधन कराना है, तो आप क्या करोगे, ये चार्जेस हटा दोगे। क्या करोगे, ये चार्जेस हटा दो,
चार्जेस हटाने के बाद जो वहाँ पे 2 लिखा था वो आप यहाँ पे लिख दोगे, जो यहाँ पे प्लस लिखा था वो यहाँ लिख दोगे, मतलब यही बनेगा। तो ये हमारा हो गया अमोनियम डाइक्रोमेट। इसके लिए हमें क्या करनी है भैया, इसकी हीटिंग करानी है। अच्छा जी, अगला क्या है, बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड कैसे लिखेंगे भाई, BaN3 और इस तरीके से ट्वाइस लिखते हैं ना, हीट करेंगे। तो बोला जा रहा है इनमें क्या बनेगा, देखो भाई ये पढ़ाया गया है आपको बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे क्या बनता है, N2 गैस बनता है, इन दोनों में ही N2 गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये कहीं लिखा गया है कि N2 इन बोथ केसेस, हाँ ये चीज़ तो मिलती है ना, और बाकी में प्रोडक्ट अलग अलग किए गए नहीं, इन दोनों में ही यही N2 गैस मिल रहा होता है। ये N2 गैस बनाने का एक खूबसूरत सा तरीका है, लेकिन जिसमें से ये वाला पॉइंट उस वाले लेक्चर में मिस हुआ था वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि ये जो तरीका है ना, ये सबसे बेहतर तरीका है। ये सबसे बेहतर तरीका है N2 गैस बनाने का, क्योंकि इधर जो है सिर्फ N2 गैस बनता है और यहाँ पर साथ में बेरियम बनता है। ठीक है, तो बेरियम रह गया भैया नीचे और ये N2 गैस उठ के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई अलग गैस नहीं बन रहा, सिर्फ N2 गैस बन रहा है। इस वजह से ये प्योर N2 बनाने के काम आता है। कभी पूछा जाए ना प्योर N2 बनाने के काम कौन आता है, तो ये बोलना कि भैया अगर हम एजाइड को हीट कर देंगे तो प्योर N2 बन के बाहर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वन इज इन द प्रिपरेशन ऑफ HNO3 वी गेट NO गैस बाय द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। पहले ये लिखते हैं भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। HNO3 हमें बनाना है, लिखा है वी गेट NO गैस बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अच्छा जी, NH3 था, NH3 से हमने क्या बनाया, NO बनाया, और यहाँ पर हमने कैटलिस्ट यूज किया था, अगर तुम्हें याद आता हो तो प्लैटिनम वगैरह हमने ले रखा था। अच्छा जी, फिर आगे क्या लिखा गया है कि द मोल्स ऑफ NO प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ NH3 विल बी द मोल्स ऑफ NO। आपको बताना ये कितना NO यहाँ पर बन रहा होगा, कितना बन रहा होगा भाई। यहाँ से तो सिंपल लग रहा है ना, वेरी वेरी सिंपल, कि भाई अगर तुम यहाँ से क्या लोगे, यहाँ पर O2 भी होगा। ठीक है, यहाँ पे चलो मैं पूरी ही पढ़ा देता हूँ, मैं बच रहा था कि पूरा ना पढ़ाऊँ, लेकिन कोई बात नहीं, देख लो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। होता क्या है, पहले ये जो हमारा NH3 होता है वो O2 के प्रेजेंस में मतलब ऑक्सीडाइज होकर के वो N2 गैस बनाता है, और जैसे ही N2 गैस बनेगा भाई, 2 टाइम हमने NH3 लिया, N2 गैस बना। अब N2 बनता है, फिर वो O2 के साथ रिएक्शन करता है, प्लैटिनम वहाँ पे 500 लिखा रहेगा, ये रिएक्शन करके क्या बना देंगे, 2NO बना देंगे। क्या बना देंगे, 2NO बना देंगे। इसमें कोई रटने जैसी चीज़ ही नहीं थी, सिंपल था कि अगर हमने 2 मोल लिया तो हमें 2 टाइम NO मिल जाएगा, मतलब हमें यहाँ पे 2 मोल मिल रहा होगा। तो ये आपका पूरा प्रोसेस भी हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। चलिए जी अगले पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप, कौन सा इनमें से टेट्राहेड्रल नहीं है पूछा गया है। इतना तो आता ही है सर, हमें क्यों पढ़ा रहे हो, अरे कोई बात नहीं, देख लेते हैं। पहला क्या है, NH4 पॉजिटिव। नाइट्रोजन के किनारे किनारे इस तरीके से अगर 4 हाइड्रोजन लगा दिए जाएं तो आप बताइए क्या होगा, वो ये क्या होगा भैया, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, यहाँ पर टेट्राहेड्रल आना तय है। क्या आएगा, टेट्राहेड्रल आना तय है। सर इसमें कोई समस्या नहीं है, हमें भी आता था। अच्छा जी, चलो भाई, SiCl4 सिलिकन के किनारे किनारे 4 क्लोरीन लगे हैं, 4 क्लोरीन लगे, और सिलिकन को 4 से ज़्यादा बॉन्ड भी नहीं बनाने, उसको आप क्लोरीन एज्यूम करना। ठीक है सर, ये भी हमें आता है कि यहाँ पे 4 बॉन्ड है, ये भी टेट्राहेड्रल है, आता है, मुबारक हो यार, अच्छी बात है, यही हमें भी चाहिए कि तुम्हें आता हो। तो ये दोनों क्या हो गए, टेट्राहेड्रल। SF4 क्या है सर, SF4 में कैसे पढ़ा था हमने, वीडियो में हमने पढ़ रखा है भाई, जो हमने पढ़ाया है वहीं से सारे क्वेश्चन पूछे भी देखो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा, लोन पेयर यहाँ पे होता है। SF4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और ये सीसॉ शेप होता है। क्या होता है, सीसॉ शेप का होता है, ये टेट्राहेड्रल नहीं होता है। तो यही लिखना था, नॉट लिखा था। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा बच्चों को कि आप क्वेश्चन को गलत ना करें, उसके लिए पहली चीज़ क्या होती है, आराम से उसको पढ़ें, और आराम से पढ़ करके पता है किस पॉइंट पर आपका दिमाग जाना चाहिए। पहले कहीं पर ये लिखा हो, नॉट लिखा हो, ठीक है, या रॉन्ग लिखा हो, या करेक्ट लिखा हो, या इनकरेक्ट लिखा हो। ठीक है, ऐसी कोई सी भी चीज मिले, भैया पहले उसको ध्यान दो, या जवाब जब भी मारने जा रहे हो तो एक बार क्वेश्चन में ये चीज, जैसे मैंने हाईलाइट किया, हाईलाइट कर लो, जब जवाब देने जाओ तो एक बार इसको जरूर देखो, इससे आपकी गलतियां बचेंगी और बल्कि ना के बराबर होंगी। ठीक है, अदरवाइज पता है इसको तुम क्या बोलते हो, इसको कहते हो सर ये सिली मिस्टेक्स था। मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टेक्स सिर्फ मिस्टेक्स हैं, कोई सिली विली नाम का कोई चीज़ नहीं होता। ठीक है, गलती है तो
बोलो हाँ भाई गलती हो गई, ठीक है, सिंपल सी बात है, तुम्हारा नंबर यहाँ से नहीं मिलेगा अगर तुमने ऐसा कुछ कार्यक्रम अच्छा सा नहीं किया है तो, ठीक है। तो इस वजह से इनको टिक मारना जरूर सीखें कि किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर जवाब आएगा ये, ठीक है। इसका मतलब सर ये भी टेट्राहेड्रल, हाँ ये भी टेट्राहेड्रल है, SO4 2 नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते ही आपको कन्फर्म हो जाएगा भाई, 4 लोग किनारे लगेंगे तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। अच्छा अगला देख लेते हैं सवाल, लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेरोक्सो एसिड्स। पेरोक्सो एसिड्स क्या होता है, कुछ याद आ रहा है, पेरोक्सी लिंकेज, पर ऑक्साइड के जहां पे बॉन्ड्स होंगे वहां पर, पेरोक्साइड बॉन्ड्स क्या होते हैं भाई, जहां पे कुछ इस तरीके की चीज हो, 2 ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं तो उसको क्या क्या बोला जाएगा, पेरोक्साइड बोला जाएगा, ठीक है, पेरोक्साइड लिंकेज। लेकिन यहां पर लिखा है पेरोक्सो एसिड, मतलब वो एसिड भी है, क्या है वहां पे एसिड है, किसका एसिड है, सल्फर का। तो देखो भैया सल्फर है, एसिड कह रहा हूं, इस वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो होगा ही, ठीक है। तो यहां से मतलब निकलता है कुछ इस तरीके से, और कम से कम 2 ऑक्सीजन इस तरीके से लगे होंगे तभी जाकर के वो पेरोक्सो एसिड बोले जाएंगे। सर इतना बताने की जरूरत नहीं है, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। अरे कोई बात नहीं भाई, जिसको नहीं आता उसको भी आ जाएगा। क्या लिखा गया है, पहला लिखा गया है H2SO5। कैसे बनाते थे, पहले बनाते थे, बोलो पहले बनाते थे H2SO4, है ना। तो पहले ये वाला पार्ट बनाते थे, फिर H2SO4 बनाने में क्या करते थे, यहाँ पर H लगाते थे डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर 1 ऑक्सीजन ज़्यादा है, कितने ऑक्सीजन यहाँ पे 5 लिखा है भाई, 4 होता तब तो एक कम करते ना, 5 है तो इस तरीके से लिखेंगे। अगर ये बन रहा है तो आप देखो ना पेरोक्साइड लिंकेज दिख रहा है, अगर पेरोक्साइड लिंकेज, हाँ ये पेरोक्सो एसिड दिख रहा है हमें सल्फर का। नेक्स्ट वन इज H2S2O7, स्ट्रक्चर बनाओ भाई, H2S2O7 बनाओगे तो कैसे बनाओगे, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरीके से, O और H यहाँ पे, ठीक है। इतना पार्ट यहाँ पे बना लो और यहाँ पे भी सेम पार्ट बना लो, है ना। यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन 2 सल्फर 2 हाइड्रोजन यूज हो गए, बचा क्या, सिर्फ 2 ऑक्सीजन ही तो बचे। और इन्हीं दोनों ऑक्सीजन को आप यहाँ पे इस तरीके से लगा दीजिए, तो इन दोनों में हमें दिख गया है, इन दोनों में हमें क्या दिख गया कि भैया यहाँ पे ये पेरोक्साइड लिंकेज है, ये पेरोक्साइड लिंकेज है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, पेरोक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर बोलते हैं। सुपर क्लियर है ना, ओके। आइए नेक्स्ट पर आ जाता है। नेक्स्ट वन इज, पढ़िएगा सवाल पढ़ लीजिएगा तब तक। क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब एक ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर लेता है कंसंट्रेटेड H2SO4। अच्छा, इट ऑक्सीडाइजेड बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हाँ ये भी ठीक है, ये तो कहानी है। सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4 इनटू 2 गैसेस प्रोडक्ट्स। बताओ यहाँ पे कौन ऐसा है जो 2 डिफरेंट गैसियस प्रोडक्ट्स देते हैं। तो ये रिएक्शन आपके पेपर में आ सकती है भाई, ठीक है, आपको पढ़ाया भी गया है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कॉपर से रिलेटेड, तो आपको बताया गया है कि कॉपर, जब यहाँ पे आप लिख लेना हॉट कंसंट्रेटेड, ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ बट डायरेक्टली लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बनता है और SO2 गैस बनता है। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक गैस बनता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो P ब्लॉक का पार्ट 2 देख लीजिए, पूरी रिएक्शन क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, सल्फर पे आते हैं। अब अगर आप सल्फर लेते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो भैया हमारा ये जो सल्फर है ये भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड हो बनाएगा अपना तो SO2 गैस बना लेगा, और ये रिड्यूस होकर के भी SO2 गैस बनाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, ओवरऑल यहाँ पर SO2 गैस मिल रहा होगा। नेक्स्ट वन इज कार्बन। कार्बन को जब आप H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो पता क्या होता है, कार्बन का ऑक्साइड बनता है। क्या होता है कार्बन का ऑक्साइड, CO2 गैस होती है, ठीक है। और जो H2SO4 होता है वो इसको ऑक्सीडाइज करने के चक्कर में अपने को तो रिड्यूस करेगा ना, जब वो रिड्यूस करेगा तो अपने को क्या बनाता है, SO2 बनाता है। तो यहाँ पर देखो 2 गैसियस प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, CO2 एंड SO2। तो भैया यही वाली चीज यहाँ पे सही हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या लिखा है, इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन, ये एक साइंटिस्ट है, हैड टेकन O2 प्लस दिस एज अ बेस कंपाउंड, दिस इज बिकॉज, इसको बहुत खूबसूरती से मैंने एक्सप्लेन किया है P ब्लॉक के पार्ट 2 में। सर बार बार क्यों बता रहे हो, जाके देखो, कल्याण वहीं से संभव है, ठीक है। क्या बताया गया था वहाँ पे ये सोचा था उन्होंने कि देखो यार, ये जो O2 प्लस प्लैटिनम F6 नेगेटिव है ना, यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें गेस करी थी, और वो क्या था, आयनाइजेशन एनर्जी। उन्होंने क्या देखा कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी और जेनॉन का, जेनॉन प्लस बनने की जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी का आएगा, वो दोनों चीज़ें सेम आ रही है। तो यहाँ से उन्होंने सोचा कि यार लगता है जेनॉन भी रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि O2 तो रिएक्शन कर ले रहा है, ऐसा कुछ बना रहा है तो वो भी बना सकता है। यही से थिंकिंग उनके दिमाग में डेवलप हुई
थी। चलिए क्या होगा भैया, ये देख लीजिए, इन्होंने लिखा सेम साइज है, इससे कोई लेना देना नहीं था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से कोई रिलेशन नहीं था, ये था बोथ O2 एंड दिस। ठीक है, ये पढ़ाया जा चुका है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया जा चुका है। आइए नेक्स्ट में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। अब आपको चेक करना है इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, चेक कर लेंगे क्या। लिखा है ICl2, फिर लिखा है ClO2। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने का कहीं से चांस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भाई। एक आयोडीन है और क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो। Cl 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हो ही नहीं सकते। कैसे कर रहे हो सर, अरे आयोडीन यार बड़ा है, नीचे आएगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो उसके आसपास का कोई एलिमेंट रखो ना, ये तो ऑक्सीजन रख दिया यार, मतलब उससे भी पीछे जा रहे हो तुम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने का चांस ही घट गया। अच्छा जी, इस पर आते हैं, ये जो लिखा गया उसको एक बार चेक करते हैं, क्या लिखा है, ब्रोमीन लिखा है, ब्रोमीन, फिर लिखा है O2 नेगेटिव, अगला क्या लिखा है, ब्रोमीन F2 के बाद पॉजिटिव। अब देखो इसमें चेक करने का तरीका क्या है, इसको मैंने क्यों उठाया पेयर को, समझिएगा। यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम सेम है, अगर सेंट्रल एटम सेम है, अगर सेंट्रल एटम सेम है तो इस पर ध्यान देने की जरूरत हमारी नहीं है, हमें कहाँ देखना है, इसको देखना है। यहाँ पे निकालो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना भाई, प्लस एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ लो। यहाँ पर देखो तुम, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लोरीन कितने, 2, अच्छा जी 2 फ्लोरीन मतलब क्या हुआ, 2 × 9 प्लस यहाँ पर लिखा गया +1, तो प्लस का मतलब क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा मतलब हमें -1 करना पड़ेगा। अब देख लो ये और ये दोनों सेम आ रहे होंगे। अब भाई इतना मैथ तो पढ़ा होगा जीवन में, नहीं सर करवा दो ना, पता नहीं चलता मुझे। अच्छा जी, ये लो, ये कितना आएगा, 17 आएगा क्या भाई, है ना। यहाँ पे कितना आएगा भाई, देखो 18 था, -1 70, तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाले पार्ट में सेम है, और ये तो भाई साहब लोग सेम ही है। इसका मतलब क्या है कि ये एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, तो ये डायरेक्ट निकालने का तरीका भी समझ में आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट वन इज इफ क्लोरीन गैस इज पास थ्रू हॉट NaOH सॉल्यूशन। अच्छा जी, क्या पास किया इन्होंने, क्लोरीन गैस पास किया। आ जाओ देखते हैं, ये है भैया क्लोरीन गैस, जब इसको इन्होंने हॉट NaOH से पास किया, ठीक, तो क्या बनता है, लिखा गया कि 2 चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द क्लोरीन। अच्छा, तो पहले एक बात बताओ, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। अब ये कह रहे हैं इनके 2 बदलाव देखे गए हैं ऑक्सीडेशन नंबर में, इस 0 से कहीं और बदल रहा है ये। अच्छा, दीज आर, यार पहले तो प्रोडक्ट बनाओ, जब हॉट कंसंट्रेटेड रहता है तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं NaOCl, फिर क्या लिखते हैं, दूसरा वाला क्या लिखते हैं बोलो, NaOCl3, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, नहीं मारे भाई नहीं, क्या लिखते हैं, NaClO3, है ना। अरे भाई दिक्कत लग रही है, आ जाओ पहले समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। देखो होता क्या है, ये जो Cl2 है इसको आप ऐसे लिखो, क्लोरीन एंड क्लोरीन। अब यहाँ पर क्या है, NaOH है, ये एक्वस जरूर होगा, क्योंकि मैंने बता रखा है कि जो NaOH होता है वो पेलेट्स है, सॉलिड है, सॉलिड में डायरेक्ट डाल करके गैस का कोई फायदा नहीं है। इसको पहले पानी में डालो, डिजोल्व हो जाए, हो जाने के बाद इसको डालोगे तो फायदा है, ठीक। अब देखो वहाँ से एक्वस मतलब क्या है, पानी है वहाँ पे, अब पानी है तो कैसे लिखोगे, एक तरफ H लिखोगे, दूसरी तरफ OH लिखोगे, इस तरीके से बॉन्ड टूटता है, और टूटने के बाद वो बनाता है HCl। क्या बनाता है, HCl बनाता है, और क्या बनाता है, वो प्रोडक्ट बताता हूँ कि क्यों गलत है, ठीक है, अभी समझाऊंगा, अभी फिलहाल समझो। H हो गया और ये हो गया HOCl, और जैसे ही ये बनता है ना, तुरंत ही, क्योंकि ये भैया हीट हो रहा है, हीट होते ही इसका और ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज करके अपना एक एसिड बनाता है, कौन सा, एक एसिड। अब HOCl का एक एसिड क्या है, HClO3, क्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, क्लोरिक एसिड। अब देखो हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से पता है, एक तो होता है HCl, दूसरा क्या है भैया, HClO3, ठीक। अब जो HCl बना है, क्योंकि हमारे पास क्या था, NaOH, तो यहां पर होगा एसिड बेस रिएक्शन। क्या होगा एसिड बेस रिएक्शन में, Na+ जाएगा Cl नेगेटिव की जगह लेगा, तो यहां बनेगा NaCl। तो एक जवाब तो NaCl है, मतलब कि ये नहीं है, यहां पर क्या लिखना चाहिए, NaCl लिखना चाहिए, ठीक है। रटना मत, इसे समझ के करोगे तो कभी भूलोगे नहीं, अदरवाइज लगेगा कि यही सही है, ठीक। अब एक चीज ये बन गया, दूसरा देखो, अब ये जो HClO3 है ये एसिड था, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करानी होगी, NaOH के साथ, तो देखो क्या होगा, H+ हटेगा, Na+ आएगा, तो NaClO3, तो ये देखो बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्लियर है, ओके। लेकिन हमसे ये थोड़ी ना पूछा गया था सर, हमसे ये थोड़ी नहीं पूछा गया था, आपको पता नहीं क्या बताने लग गए। अरे देखो भाई, थमो, यहाँ से जाओ, Na+ से ये किसमें,
ये Na+ होगा तो ये क्या होगा, Cl नेगेटिव मतलब -1। तो 0 से -1, एक तो हो गया 0 से -1, एक चेंज तो ये हुआ। दूसरा देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, NaClO3 में निकालोगे तो क्लोरीन पे बताओ कितना आएगा सर, +5 आएगा। हाँ, तो क्या लिखोगे, 0 से +5। अब ढूंढ लो, यही आपका आंसर होने वाला है। यही दो देखो यहाँ पे और यहाँ पे जगह खाली दिया गया था। देखो 0 से -1 कहीं लिखा है, 0 से -1 और 0 से +5, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरीके से शायद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अब आ जाते हैं अगले वाले पर। क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। आर काट दो, यहाँ पे इज ही चलेगा, ठीक है। इज करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी मेंशन्ड अगेंस्ट देम। अच्छा देख लो भाई क्या लिखा गया, सामने कुछ लिखा गया उससे आपको ये मैच कराना है। क्या लिखा है, F2Cl2 Br2 में फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है। हाँ सही है, ये सही लिखा गया है, तो पहली चीज तो सही लिखी गई है। अच्छा लेकिन हमें ना नॉट वाले ढूंढने हैं, यही वाला कह रहा था पॉइंट में, नॉट, ये क्या है, इज है, और ये हमें नॉट ढूंढने भाई। तो पहले एक जगह अलग से नॉट लिख दो, ये आदत में डालो तभी जाके ठीक होगा, ठीक। ऑक्सीडाइजिंग पावर तो ठीक है, मतलब ये वाला ऑप्शन आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये चीज सही लिखी गई है। अगला क्या है, आयनिक करेक्टर ऑफ मेटल हैलाइड। सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर कहां पे होगा, आयनिक करेक्टर सबसे ज्यादा कहां होगा, जब यहां पे देखो सब में MM लिखा गया है, तो यहां पर आयंस देखो क्या है, I नेगेटिव, अगला क्या होगा भैया Cl नेगेटिव, नेक्स्ट वन इज Br नेगेटिव, अगला क्या होगा I नेगेटिव, ठीक। ये वाला होगा, सबके साथ मेटल सेम है। मेटल मान लो हमने ये लिया, सामने लिया F नेगेटिव, इतनी बड़ी साइज। मेटल मान लो हमने ये लिया, अब हमने आयोडीन ले लिया, ये ले लिया। मैं समझा देता हूँ अच्छे तरीके से, ये M है और ये M है, ठीक है। देखो होगा क्या, यहां पर जो F नेगेटिव है उसकी साइज छोटी है। अगर साइज छोटी तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये मेटल अपनी तरफ ज्यादा खींच नहीं पाएगा। अगर ज्यादा खींच नहीं पाएगा तो मेटल पर प्लस चार्ज रहेगा, तो मेटल पे क्या रहेगा, आराम से प्लस चार्ज बना रहेगा, और इधर नेगेटिव। तो यहां पर सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर आएगा। नहीं समझ में आया, इसको इस पे समझाऊंगा, अच्छे समझ में आएगा। मेटल पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, आई पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्या है, आई पे नेगेटिव। यार आयोडीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, वो भागेगी की तरफ, मेटल की तरफ। क्यों भागेगी, क्योंकि मेटल कि खोपड़ी पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ खोपड़ी पे नेगेटिव, और यहाँ जो आयोडीन का न्यूक्लियस है उसकी होल्डिंग इनके इलेक्ट्रॉन्स पर कम है। अगर कम है तो इसको कौन खींच लाएगा, ये भाई साहब खींच लाएंगे। जब ये इधर खींच लाएंगे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, तो मेटल और आयोडीन के बीच में आकर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने लग जाएगी। इसका मतलब वहाँ पे कोवलेंट करेक्टर आने लग जाएगा। तो भैया यहाँ पे तो कोवलेंट करेक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ढूंढना क्या था, आयनिक। तो देखो सबसे ज़्यादा यहीं पर मिल रहा है, ठीक है यार। ऐसे सिंपल लाइन आपको ये बोली जाती है कि फजान रोड में आपको ये पढ़ाया जाता है कि जब एनायन की साइज छोटी हो और मेटल सब में सेम हो तो वहाँ पर आयनिक करेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप देख लोगे तो आपको ये चीज़ सही नज़र आएगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट वाला क्या है भाई, यहाँ पे क्या बोला गया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे हमें चर्चा करनी है। किससे रिलेटेड, F2Cl2 Br2I2, ये सी वाला हमें पढ़ना है। F2Cl2 Br2I2 में F2 जो होगा उसको तोड़ना सबसे कठिन है, इस वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उसकी आगे दी गई है। क्या ये सही है, नहीं भैया ये सही नहीं है, ये गलत लिखा गया। देखो F2 एंड Cl2 के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को जब कंपेयर करना है तो हम कैसे बताते हैं भैया, पहले ये बना लो क्लोरीन, और इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी, ऐसा होगा। इनके लोन पेयर्स आस पास होते हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से झगड़े करते हैं, और उस झगड़े की वजह से भैया ये वाला बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है। और अगर बॉन्ड कमज़ोर हो गया तो उसको तोड़ना आसान होगा। इसका मतलब F2 और Cl2 की बात करें ना तो Cl2 जो होता है ज़्यादा मजबूत है विद रिस्पेक्ट टू F2, ठीक है। तो क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना उतना आसान नहीं है जितना आसान ये है, क्योंकि इसको तोड़ना आसान है, इसी वजह से हमारा जो F2 होता है ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। तो यार ये चीज़ देखो गलत है, ये चीज़ देखो गलत है, और यही चीज़ यहाँ पे आपसे पूछी भी गई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख ही सकते हो, हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जा रही है, तो एकदम सही लिखा है कि HF के अंदर जो होगा स्ट्रेंथ अच्छी होगी, HI के अंदर सबसे कम होगी। तो जो आपके लिए गलत थी वो चीज़ क्या थी, सी, इस वजह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो भाई क्या लिखा गया, कौन सा ऐसा है जो करेक्ट है। पढ़ लो भाई, इतनी कहानियाँ लिखी गई हैं, सब पढ़ना जरूरी है। क्या लिखा गया कि एमंग हेलोजेंस रेडियस रेशियो बिटवीन आयोडीन एंड फ्लोरीन इज मैक्सिमम, है ना, सही सी बात है। यहाँ पे क्या लिखा है, करेक्ट ढूंढना है ना, हमें क्या ढूंढना है, करेक्ट ढूंढना है। अच्छा जी, हमें करेक्ट ढूंढना है, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, फ्लोरीन और आयोडीन। देखो पहले यहाँ से लिखते हैं F, फिर लिखेंगे Cl, फिर लिखेंगे Br, फिर लिखेंगे आयोडीन। यहाँ पे क्या बोला गया
कि हमें देखना है कि रेडियस रेशियो बिटवीन आयोडीन एंड फ्लोरीन। ऑब्वियसली आयोडीन की रेडियस ले लो और फ्लोरीन की रेडियस ले लो, ये मैक्सिमम आएगा। यार ये बात तो सही है, मैक्सिमम ही आएगा, क्योंकि साइज में सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन भाई, आयोडीन। सबसे छोटा कौन, ये। तो भैया आयोडीन वर्सेस अगर ये कर दोगे तो यही सबसे ज़्यादा आएगा। अब यार आप इसकी जगह पे ये ले लो, यहाँ पे ले लो, आप ले लो ब्रोमीन, चलो ब्रोमीन ले लो और ले लो फ्लोरीन, तो ये बताओ ज़्यादा आएगा, ये इससे ज़्यादा है कम आएगा? ये ऑब्वियसली कम आएगा, हमेशा ये कम ही आने वाला है ना, क्योंकि भैया इनके बीच में जो फ्लोरीन है और ब्रोमीन है उनके बीच में साइज का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, इस वजह से ये मैक्सिमम आ रहा होगा। तो यार ये तो सही हो गया, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट ये तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। हमने एक्चुअली सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था इसको, नहीं मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था ये, इसको सिंगल में हमने कन्वर्ट किया था। यहाँ पे स्टेटमेंट्स काटना पड़ेगा और ईच करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको करेक्ट करके मैं वो लगा दूंगा, क्या बोलते हैं, पीपीटी आपको दे दूंगा करेक्ट करके, ठीक है। नहीं लेकिन ये तुम लिखा हुआ भी तो चाहिए तुम्हें, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल देख लो, यहाँ पे आर हटा के इज है यार, इतना तो समझ जाओगे, है ना, समझदार वाला खत्म। लीविंग एफ बॉन्ड ऑल हेलोजन्स हैव वीकर दिस बॉन्ड देन दिस। इसका मतलब समझ के देखो क्या है, ये समझ में आ गया तो अच्छी बात होगी। क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि एक्स एक्स बॉन्ड, मतलब जैसे मान लो कि हमने लिया फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, अच्छा इन्होंने बोला इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो भैया छोड़ दो, इन्होंने लिखा है इसको छोड़ दो, ठीक है। बाकी कोई एग्जांपल लो, तो चलो मान लो हमने ले लिया क्लोरीन एंड क्लोरीन, क्या लिया, क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक। यहां पर लिखा है एक्स एक्स का मतलब समझ रहे हो, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। देन एक्स एक्स डैश मतलब क्या, एक्स तो सेम रखो, एक्स डैश की जगह पर मान लीजिए कि हमने ले लिया ब्रोमीन, क्या ले लिया हमने, ब्रोमीन ले लिया। भाई एक्स डैश मतलब उसके अलावा दूसरा ले लो। तो बोला क्या जा रहा है कि ये वाला वीकर होगा, ये वाला क्या होगा, वीकर होगा। नहीं, ये ऐसी बात नहीं होती, ठीक है। ये वाला वीकर नहीं होगा, बल्कि ये वाला ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी गलत हो जाती है, तो करेक्ट में नहीं है, मतलब जाएगा ये भाई साहब गलत निकला। एमंग इंटर हेलोजन कंपाउंड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन ब्रोमीन फ्लोराइड। नहीं भाई, आयोडीन के साथ मैक्सिमम होता है, ये देखो IF7 ही सबसे ज़्यादा, IF7 के अंदर ही सेंट्रल एटम आयोडीन अपने किनारे किनारे 7 फ्लोरीन लगा सकता है, बाकी कोई नहीं होता, क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी है, और साइज जब बड़ी है तो उसके किनारे किनारे 7 फ्लोरीन आके लग जाएंगे। अगर मैं आयोडीन की जगह पर क्या ले लूँ, फ्लोरीन ले लूँ, तो वहाँ पे सिर्फ 5 फ्लोरीन ही लग पाते हैं, ठीक है। तो ये लाइन भी गलत होगी। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव, नहीं भाई ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन कंपाउंड्स के, ठीक है। ये और दूसरी बातें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं कि भाई जो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जो जल्दी से टूट जाएगा, है ना। जल्दी से कौन टूट पाएगा, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना रहा होगा, वीक बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब केवल भैया यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ठीक है, याद रखना यहाँ पे ए केवल सही है। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर SO2 गैस। SO2 गैस के लिए कौन सी चीज़ सही है ना। आपको जो मैंने ये बोला था कि यूजर्स वगैरह पढ़ लेना, वो देखो यहाँ पे हो सकता है पूछा जाए, यहाँ पे इट एक्ट्स एज द ब्लीचिंग एजेंट इन द मॉइस्ट कंडीशन। ये निश्चित रूप से ये बात तो सही लिख दी गई है ना, ब्लीचिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। SO2 जो होता है वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होता है। इट्स मॉलिक्यूल हैज़ लीनियर ज्योमेट्री, नहीं लीनियर ज्योमेट्री होती है क्या, नहीं भाई, इस तरीके से होता है, बेंट होता है ना, इस तरीके से होता है, बेंट वी शेप होता है। तो ये भी तो एक ही चीज़ हमें गलत सही मिल रही है यहाँ पे। फिर आगे लिखा गया है कि इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन इज नॉट यूज्ड एज, नॉट यूज्ड लिख दिया है, एक्चुअली यूज किया जाता है वो, ठीक है, यूज किया जाता है, ये डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे नॉट लिख दिया है, तो ये भी गलत हो गया। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 विद मेटल सल्फाइड। डाइल्यूट नहीं होता, यहाँ पे देखो अगर कंसंट्रेटेड होता तो काम बन जाता। कंसंट्रेटेड H2SO4 जब मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पे SO2 गैस मिलती है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखो गलत लिख दी गई। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। ओके, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आर वाला मैंने हर जगह बता दिया, आर की जगह पे बस ईज कर लो, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। ओके, अब आइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे भी वही है, स्टेटमेंट्स काटो, इज करेक्ट, ठीक है। ओके, क्या लिखा गया, SS बॉन्ड इज प्रेजेंट इन H2S2O6। ये तो सही लिख रखा है यार इन्होंने, है ना, ये तो आपने स्ट्रक्चर देखा ही था, यहाँ पे SS बॉन्ड तो प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे क्या लिखा है, इन पराग, जो अभी बताया मैंने कि वहाँ पे क्या होता है,
लेकिन यार +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। देखो सल्फर पे क्या होता है, इस तरीके की शक्ल होती है, बोलो यार सल्फर की शक्ल ऐसी होती है क्या, होती है ना। तो यहाँ पर जो सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो कितना आता है, यहाँ पर कितना आता है, +6 आता है। कितना था, +6। कैसे आया सर, कैसे पता चल गया आपको, अरे भाई ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है तो कैसे लिखते हैं -2, ये डबल बॉन्ड के साथ है -2, एक सिंगल बॉन्ड है -1, एक सिंगल बॉन्ड है -1, सब जोड़ लो जितने किनारे हैं, -2 -1 -3, ये हो गया और ये हो गया, जोड़ करके यहाँ पे किनारे किनारे -6 होगा, तभी तो इसकी खोपड़ी पे +6 आएगा, इसी वजह से लिखा जाएगा कि भैया +6 आएगा। तो ये लाइन तो गलत हो गई। फिर लिखा कि आयरन पाउडर नहीं होता, आयरन का खुद का ऑक्साइड होता है। पढ़ के देख लो क्या लिखा है कि यहाँ पर लिख दिया इन्होंने आयरन पाउडर, आयरन का ऑक्साइड यूज करते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो Fe2O3 यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज क्या लिखा है कि विद दिस, आप देख लेना यही चीज यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट वन इज चेंज इन एंथैल्पी इज पॉजिटिव फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SO3 बाय द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। ये आप बता सकते हैं क्या, दिमाग लगाइए, क्या आप ये चीज़ बता सकते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है कि आपको यहाँ पे SO2 गैस से O2 मिलाना है और वहाँ पे SO3 गैस बनानी है। आपको ये बताना है यहाँ पे एंथैल्पी चेंज नहीं, क्या पूछा गया था, चेंज इन एंथैल्पी इज पॉजिटिव फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, लिखने में फिर से गलती हुई है, यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, चेंज इन एंट्रोपी है ये, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, देख लेते हैं, चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SO3 बाय द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। ठीक है, तो करेक्शन कराते चल रहा हूँ, नहीं सर गलती कैसे कर दी आपने, अरे भाई साहब बता भी रहा हूँ, ठीक है, कि हमारी गलती थी, हमने इसको सही करा। एंथैल्पी की जगह पे एंट्रोपी है। अब एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं, एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं भाई, कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, एंट्रोपी को ऐसे लिखते हैं ΔS से, कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बन रहा है, एक मॉलिक्यूल बन रहा है, और मॉलिक्यूल कितने लग के वो बन रहा है, तो बोलते हैं भैया देखो रिएक्टेंट साइड में तो 2 है, अगर 2 लोग मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो एंट्रोपी क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा, लेकिन इन्होंने लिखा है पॉजिटिव है, इस वजह से भैया ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये सारे गलत हुए, सिर्फ पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा ये जी मिट गया था क्या, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए नेक्स्ट पे, पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे एंट्रोपी है, ये लाइन दिमाग में जानी चाहिए आपके। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कंसंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे आप पढ़िए, पहले पढ़िए, टाइम लीजिए, पढ़िए और समझिए। आप देखिए कहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला काम कर पा रहा है, समझिए कहाँ लिखा है। देखो CaF2 H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ तो सिंपल सा क्या हुआ कि H+ हट गया, कैल्शियम उसकी जगह पे आ गया, ये तो नॉर्मल रिएक्शन हो गई यार, इसमें कहीं ऑक्सीडेशन किसी का नहीं हो रहा, किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ नहीं रहा है, सबके सेम है भाई। यहाँ पे हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में था, यहाँ पे भी है, फ्लोरीन तो हमेशा F नेगेटिव रहता है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, कैल्शियम यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे भी +2, बदला कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बोला जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये देखो, ये तो रिएक्शन ही गलत लिख रखी है। कभी भी HF को F2 थोड़ी ना बनाया जा सकता है, ये तो बाप लेवल है, ये तो भैया बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो कौन बना सकता है, वो तो कोई बना नहीं सकता। इसका मतलब ये रिएक्शन ही गलत लिखी है, ये जो बी रिएक्शन है ये गलत लिखी गई है, वो जानबूझ के गलत लिखी गई है ताकि तुम थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, तुम ये सोचोगे कि यार देखो फ्लोरीन पे -1 आ रहा है और यहाँ पर F2 पे तो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, -1 0 के अंदर जा रहा है। तुम सोचोगे अरे ऑक्सीडेशन कर दिया, लेकिन यार जो ऑक्सीडेशन कर ही नहीं सकता, F नेगेटिव को H2SO4 ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता, क्योंकि बाप लेवल की चीज़ नहीं बना सकते तुम प्रोडक्ट में, ये तुरंत ही रिवर्स लेके आ जाएगा। बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक है, तो ये तो बड़ी दिमाग लगाया यार इन्होंने, हाँ इन्होंने नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है। ओके, कॉपर विद H2SO4, हाँ यहाँ देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कॉपर क्या है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहा है, क्या बना रहा है भैया, कॉपर सल्फेट बना रहा है, और आगे क्या लिखा है इन्होंने, SO2 बना। हाँ यहाँ पे देखो तुम्हें दिख जाएगा कि भैया ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, कॉपर किस में था, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर कितने में है, +2, तो यहाँ पर कॉपर 0 से +2 जा रहा है, मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सल्फर खुद का रिडक्शन यहाँ करा के SO2 बना रहा है, यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव SO2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि C ऑप्शन सही है, ये भी गलत है। ठीक है, हाँ यह भी नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन ये वाला तो ऑक्सीडाइजिंग नहीं, तो ऑक्सीडाइजिंग सिर्फ यही निकल के आया, मतलब कि यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट क्या दिया है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ऐसा जो सही नहीं है,
लिख लो भैया, नॉट ट्रू मतलब गलत ढूंढना है, ठीक है। ओनली टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द नोबल गैसेस आर ड्यू टू वीक डिस्पर्शन फोर्सेस। हाँ, क्या होता है कि दो जैसे हीलियम के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में बहुत ही कमजोर लेवल का वंडर वाल फोर्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस बोलते हैं। तो ये बहुत ही वीक होता है। ये लाइन तो सही है, लाइन सही है, लेकिन नॉट करेक्ट चेक करना है भैया। आयनेशन एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज वेरी क्लोज टू दैट ऑफ जेनॉन। ये लाइन भी सही है, पढ़ाया गया अभी कि O2 से जब O2 प्लस बनाते हैं तब वहाँ पे उतनी ही एनर्जी लगती है जितना हम जेनॉन से जेनॉन प्लस बनाते हुए करते हैं। देख रहे हो कितने अलग अलग फ्रेम में आपके सामने लाया जा रहा है, तो ये भी सही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 रेडॉक्स रिएक्शन, ये बोला गया है कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। XeF6 का जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो, अगर आपको याद आ रहा हो तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने पर सारे फ्लोरीन हट जाएंगे, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। और कितने ऑक्सीजन आ सकते हैं भाई, 2 फ्लोरीन हटाते हो। जब आप 2 फ्लोरीन हटाते हो तब जाकर के ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव मिलता है, ठीक है। तो 2 फ्लोराइड आयन हटाने से 1 ऑक्सीजन मिलेगा, तो 6 को हटाने से कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो फाइनली XeO3 मिलता है। और देखो यहाँ पर जेनॉन पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट था, यहाँ पर भी जेनॉन पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ना तो रिडक्शन हुआ ना तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये भैया रिडॉक्स की रिएक्शन नहीं है, नहीं है, नॉट ट्रू। इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गई बात भैया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता नहीं है हाइड्रोलिसिस करते वक्त, यहाँ पे नहीं बदल रहा है, इसका साफ मतलब क्या है, ये रिडॉक्स नहीं है ना। एंड फ्लोरीन और क्या लिखा है, जेनॉन फ्लोराइड्स और रिएक्टिव, ये चीज़ तो सही लिखी है लेकिन नॉट था, तो इसका मतलब हुआ सी ऑप्शन इज करेक्ट। सुपर क्लियर। ये देख लो भाई, कंफ्यूज मत होना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको इसमें आ सकता है। XeF6 में +6 था, बाद में भी +6 है, इसका मतलब ना तो रिडक्शन हुआ ना तो ऑक्सीडेशन हुआ, ये सिंपली और भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, सेम रखा गया है, ठीक है भाई। हाँ, ये देख लो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ये देख लो भाई कैसे बताते हैं। HClO4 आप क्या करोगे, H+ निकलवाओगे, निकलवाने के बाद ClO4 नेगेटिव बनेगा क्या, ClO4 नेगेटिव बनेगा। इसी तरीके से आप जब HClO3 का करोगे तो वो क्या बनाएगा, H+। सर H+ क्यों लिख रहे हो हर बार भाई, हाँ H+ नहीं निकालेगा तो वो एसिड कैसे होगा, एसिड है, इन्होंने कहा है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो मैं H+ निकाल के जो एनायन बना रहा हूँ उसी में कुछ चेक करने वाला हूँ, अभी दिखेगा आपको। HClO2 आप क्या करोगे, H+ हटा दोगे, हटाने के बाद क्या लिखोगे, ClO2 नेगेटिव लिखोगे। हाँ, लिख देंगे। नेक्स्ट वन इज HClO, यहाँ से जब आप H+ हटाओगे तो बन रहा होगा ClO नेगेटिव। बोलो बन रहा होगा, जरूर बन रहा होगा। इतनी बात समझ में आ गई है, बोलो इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है वो एसिड जो ज़्यादा से ज़्यादा H+ देता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा होता है। मतलब हमें कंसंट्रेशन ऑफ H+ देखना है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ देखना है। ये सारी रिएक्शन कैसी हैं, रिवर्सिबल नेचर की होती है सारी, ये सब आपने पढ़ा होगा पहले से, ठीक है। हमें क्या देखना है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ H+ कहाँ पे आया है। तो देखो भैया, जो ये ClO4 नेगेटिव है ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। अगर यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है तो ये स्टेबल है। सर हमें रेजोनेंस ही समझ नहीं आता, वो तो बताओ पहले। Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ये जो O नेगेटिव है वो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर्स बनवाता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो घूम के 4 ऑक्सीजन पर जाता रहेगा। क्या, 4 ऑक्सीजन पर जाता रहेगा। अगर वो 4 ऑक्सीजन पर जाता रहेगा तो मेरे भाई वो फ्री नहीं है कि अब वो इस H+ के साथ गठबंधन करके रिएक्शन को बैक ले ले। अब वो फ्री ही नहीं है नेगेटिव चार्ज। अगर वो फ्री नहीं है तो साफ सा मतलब है कि वो स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो भैया कंसंट्रेशन ऑफ H+ बनना और ज़्यादा चाहेगा, भाग भाग के रिएक्शन कहाँ पहुँचेगी, फॉरवर्ड जाएगी, है ना, क्योंकि ये चीज़ स्टेबल बन रही है। इस वजह से HClO4 जो होगा और मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये वाला थोड़ा कम स्टेबल होगा, ये वाला और कम स्टेबल होगा, ये और कम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन की खोपड़ी पर बैठा है, उसके सामने H+ है, वो पकड़ करके रिएक्शन को रिवर्स ले लेगा। क्या करेगा, रिवर्स ले लेगा। इस वजह से ये सबसे कम एसिडिक होगा। तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप चेक कर लेना कौन सा सही होगा। पहला ही सही है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, ये
ठीक है, इसको बताने का एक दूसरा तरीका मेरा ये भी हो सकता था कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, जिस क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा आएगा, वो वाला जो होगा एसिड वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पर निकालोगे क्लोरीन पर +7 आएगा, यहाँ पर +5, यहाँ पे +3 और यहाँ पर +1, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पर आएगा वही वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। यहाँ से आप लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा गया कि मैच द कंपाउंड्स गिवन इन द कॉलम 1, अच्छा ये, विद द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप गिवन इन द कॉलम 2। तो दो कॉलम आपके सामने प्रस्तुत है 1 और 2। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर, शेप, ये सब चीज़ें बतानी है। अच्छा जी, कर लेते हैं भाई। चलो XeF6 की बात करें तो XeF6 को कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाना आता होगा शायद, एक लोन पेयर बनाते हैं अगर याद हो आपको तो, है ना। अरे भाई जेनॉन के किनारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में चले गए और एक तो लोन पेयर हो जाएगा। तो ये शकल सूरत आपको मिल रही होगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मैंने बोला था कि देखो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल तो बन रहा है, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल तो बन रहा है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा डिस्टॉर्टेड होगा क्योंकि ये लोन पेयर प्रेजेंट है और ये लोन पेयर इनको रिपेल करेगा, और अगर ये रिपेल करेगा तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन पे चर्चा कर ले। हाइब्रिडाइजेशन में कैसे कहते थे भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। बॉन्ड पेयर बताओ कितने हैं, बॉन्ड कितने हैं भाई 6, लोन पेयर कितने 1, तो हो गया 7। अब 7 को लिखने का तरीका क्या होता है, sp3, इसके बाद क्या लिखते हैं d3, बोलो लिखते हैं क्या, sp3d3। भाई sp3 मतलब हो गया 4 और d के 3 मिला लिए तो 6, और 7, तो 7 मिलके हो जाएगा sp3d3। अच्छा मिलाओ भाई कि a जो होगा उसका sp3d3 कहीं लिखा है, sp3 यार इन्होंने में sp3d3 भाई, इसको करेक्शन में sp3d3। ये आपको जो सीट दी गई थी ना गूगल, मतलब कौन सा, आपको एक PDF दी गई थी जो मैंने बोला था कि आप प्रैक्टिस कर लेना, सेल्फ प्रैक्टिस असाइनमेंट, उसमें सब सही लिखा गया है, ठीक है, उसकी चिंता छोड़ो, वो वहाँ पे सब सही करके दिया गया था आपको। ओके, यहाँ पे sp3d3 होगा, तो यहाँ पे देखो A का फर्स्ट सही है, मतलब या तो A सही हो सकता है या तो B सही हो सकता है, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं XeO3, ये तो सिंपल है। XeO3 कैसे बनाते हैं, Xe डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लोन पेयर, तो ये तो पिरामिडल हो गया NH3 की तरह, पिरामिड ना, ऐसे करके पिरामिड अभी नहीं दिखता, अभी देखो दिखने लग जाएगा। पिरामिड दिखाएं आपको, ये देखो भाई, एक पहले ट्रायंगल का बेस बना दो, ट्रायंगल के इस बेस पर क्या है, ऊपर एक जेनॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या है, इस तरीके से पिरामिड बन रहा है, तो ये पिरामिडल है, और ये है क्या, जेनॉन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सर sp3 कैसे पता चला, अरे एक लोन पेयर है और कितने यहाँ पे साइड एटम लगे हैं, 1 2 3 साइड एटम, एक लोन पेयर, टोटल 4 को लिखने का तरीका sp3 एंड पिरामिडल। इसका मतलब क्या हुआ, B3 होगा। ये रहा आपका सही जवाब, ये रहा आपका सही जवाब, ए वाला सही जवाब है। बस इसी से आपको अंदाजा लग चुका होगा, स्ट्रक्चर से आप चाहो पूरे मैच करा लो, लेकिन इतने से काम हो चुका है। नेक्स्ट वन इज, आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑक्साइड दिए गए, अच्छा इनके करेक्टर बताए जा रहे हैं। ये तो सबसे प्यारा और खूबसूरत होता है हमारे सारे बच्चों के लिए कि उनको सब आता है, में कुछ कठिनाई नहीं होगी। मैं तो मान ही नहीं सकता कि कोई बच्चा ये कहे कि सर यही मेरे को नहीं आता, संभव ही नहीं है। देखो ये मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ कि किसका क्या नेचर होता है ना। N2O को क्या पढ़ाया गया है आपको, ये क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया कि भैया B में 1 सही, ठीक है, N2O इज द न्यूट्रल ऑक्साइड। अब आगे देखो Pb3 क्या लिखा है, Pb3O4, इसको लिखने का तरीका मैंने क्या सिखाया था, 2PbO.PbO2, मतलब ये क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो ये भैया देखो मिक्स्ड ऑक्साइड, तो क्या लिखा जाएगा, A में 4, A का 4 एक ही जगह है क्या, नहीं 2 जगह, A का 4 सही है, A का 4 सही है, यहाँ पे भी है, एंड B का 1 सही है, B का 1 एक ही है, ये लो, बाकी मिल गया भाई, ये रहा, बाकी आप खुद चेक कर लेना, है ना। जो वो लिखा गया है Mn2, ये भी लिख के बता देता हूँ, Mn2O7 पे Mn पे क्या आएगा, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब किसी मेटल पर +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो वो कैसा होता है भैया, एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये एसिडिक मतलब C पे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और वो देखो बिस्मथ है यार, बिस्मथ Bi2O3, बिस्मथ तो मेटल, और मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है ना। सुपर क्लियर, इतनी बातें समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्या लिखा गया है कि मैच द कॉलम, ये सारे अच्छे सवाल हैं, कर लेंगे। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 देख लो भाई, यहाँ पे क्या लिखा गया है। सल्फर को हम क्या बोलते हैं, देखो सिंपल देखो, सल्फर को क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस बोलते हैं,
बोलते हैं। और जो हमारा H2SO4 होता है वो किस में यूज किया जाता है, स्टोरेज बैटरी में यूज किया जाता है। इतना तो समझ में आता है। और जो बैटरी रहती है उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, फिर उसमें पानी डाल डाल करके उसको अरे एक्टिविटी वगैरह बढ़ाते हैं। घर पे देखा होगा यार ये सारा कार्यक्रम करते हुए, ठीक है। तो ये दो चीज़ हो गई। और यहाँ पर क्लोरीन के लिए सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, मैच हो चुका होगा। चलिए देख लेते हैं सी वाले का 1 कहाँ लिखा है, सी का 1 कहीं लिखा है, हाँ यहाँ दोनों में है, ठीक है। सी का 1 और सल्फर का 2, मतलब डी का 2। अरे यार इनमें दोनों में सही है। यहाँ पे आ जाते हैं, ए वाले का 4, ये रहा, ए का 4 ये रहा, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये टीयर गैस वाला चाहो तो याद रख सकते हो, CCl3NO2, ये टीयर गैस में यूज किया जाता है, किसमें, टीयर गैस में, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं, अगर नहीं याद है तब भी आपको निकल जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, सब रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट वन इज मैच द स्पीसीज गिवन इन द कॉलम 1 एंड दिस वन इज 2, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। कर ले जाओगे, अभी पढ़ाया आपको ये कैसा होता है, सी सॉ शेप्ड होता है, ठीक है। तो ए वाले का 3 सही है, ए वाले का 3 इनमें से सही है, ओके। इसके बाद NH4+, सिंपल उठाते हैं पहले यार, डरने की जरूरत नहीं है ना। NH4+ अभी बताया गया था टेट्राहेड्रल होते हैं, तो वो इस वजह से मैंने ये उठाया। अब डी में 1, देखो ये वाला सही है, मतलब क्या है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बाकी को आप चेक करते रहें अपने घर पे बैठ करके, ठीक है, दूसरे घर मत जाएं। मैच द आइटम्स ऑफ द कॉलम 1 एंड 2। देखो भाई शकल सूरत देखो, तब तक पहचानो इनको, पहचानो इनको। यूज़ वगैरह देख लेना यार, यूज़ वगैरह तो इतना तो कर ही लोगे नहीं। इलेक्ट्रिक बल्ब्स में किसको डाला जाता है, इसको डाला जाता है, आर्गन को डाला जाता है ना। अरे जो बल्ब्स यूज होता है ना घर में, उसमें कौन रहता है, आर्गन रहता है। तो ये तो हो गया यहाँ का ऑप्शन। तो सी में 4 कहीं पे है, सी में 4 यार इकलौता ऑप्शन है, ये देखो सी में 4, इसका मतलब यार ये सही हो गया। लो मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन चलो बता देता हूँ। इट पार्शियल हाइड्रोलिसिस डज नॉट चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। किसका पढ़ा हुआ है हमने कि 2 फ्लोरीन कर करके हटाते जाएंगे, 1 ऑक्सीजन लाते जाएंगे, और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस के दौरान क्या होगा, नहीं चेंज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जेनॉन। तो यहाँ पे देखो ए का 2 सही है, ये भी मैच कर रहा है, बाकी चीज़ें अपने घर पे मिलाते रहें, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे क्या है भाई, हाँ वो एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया सर, कर लेंगे, करके देख लेते हैं यार। क्या लिखा है, ये सब तो जानते होगे कि पहले वाले में क्या होता है, एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट होने चाहिए, और जो रीजन दिया जाए वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, किसका भैया, एसर्शन का, ठीक है। बाकी के लिए यहाँ पे दूसरा क्या है कि भैया दोनों तो सही हैं, बट जो रीजन दिया गया था ना वो एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। और यहाँ पे थर्ड वन क्या है कि एसर्शन इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, मतलब एसर्शन इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, बट आर इज रॉन्ग। जब रीजन गलत होता है तो ये सही होता है। अगले वाले में क्या है, एसर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट। चलो पीछे आके देख लेंगे, फिलहाल क्वेश्चन चलते हैं, तो ये रटेंगे तो पागल हो जाएंगे। क्या लिखा है, एसर्शन है N2 इज लेस रिएक्टिव देन P4, ये पढ़ा है कभी, N2 इज लेस रिएक्टिव देन P4। इसके पीछे का जवाब क्या होता है पता है, अरे भाई सिंपल सी बात, N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है। यहाँ तो आसानी से क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि दोनों के साइज छोटे होते हैं। लेकिन फॉस्फोरस में साइजेस बड़े होने की वजह से वो क्या करते हैं, 4 इस तरीके से फ्लोरीन्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, एक एक करके से बॉन्ड बनाते हैं। और जब वो ये बॉन्ड बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या हो जाता है, स्ट्रेन हो जाता है, बॉन्ड के बीच में रिपल्सन हो जाता है। देखो यार, जब इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के करीब आने लग जाएंगे तो वो क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। जब वो रिपेल करेंगे तो वो मॉलिक्यूल टूटना चाहेगा। अगर वो टूटना चाहेगा मतलब वो क्या होगा, रिएक्टिव होगा, वो क्या होगा, रिएक्टिव होगा। इसका मतलब P4 इज मोर रिएक्टिव देन N2। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो P4 इज मोर रिएक्टिव। यार N2 कहाँ ही रिएक्टिव है, आप जहाँ बैठे हो जिस घर में, उसमें हर जगह आसपास N2 कहीं रिएक्शन कर रहा है वो आपसे, या किसी भी चीज़ से रिएक्शन करता हुआ दिख रहा है, नहीं कर रहा है ना। सिंपल सी बात है, इस तरह से दिमाग में भी टिका रहता है। ये यहाँ पे लिखा है लेस रिएक्टिव देन P4, हाँ ये लाइन सही है। मतलब पहली बात तो एसर्शन जो है वो सही है, ये चीज़ हमें मिला है। नेक्स्ट, और रीज़न क्या है, रिंग स्ट्रेन इसका रीज़न है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि भैया ये क्या करते हैं, यहाँ पे रिपल्सन होगा, बॉन्ड टूटना चाहेगा, इस वजह से रिएक्टिव है। ये भाई साहब लेस रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि ये अच्छा खासा बॉन्ड बना लेते हैं, और पाई बॉन्ड बनने के बाद वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रह जाते, ठीक है, स्टेबल रहते हैं। नाइट्रोजन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फॉस्फोरस। तुमको कहीं लग रहा है रिएक्टिविटी का इस चीज़ से भी खास लेना देना है, यहाँ पे जो खास लेना देना वो है क्या,
यहाँ पे रिंग स्ट्रेन होता है, ये चीज़ इन्होंने लिखी नहीं। इसका मतलब क्या, एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। आप खुद ऑप्शन चेक करेंगे, बस मैं ये चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ सही है और ये नीचे वाला गलत। अब जब नीचे वाला गलत है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं, लाइन तो गलत लिख रखी है ना। ओके, अब आ जाते हैं भैया नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वाला क्या है कि लिखा गया है कि HNO3 मेक्स आयरन पैसिव। HNO3 मेक्स आयरन पैसिव, इसको मैंने आपको याद कराया था कि फिकर को निकाल आ लिया, फिकर को निकाल आ लिया। इनके साथ जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 रखते हैं तो वहाँ पे उनकी शकल पे, किस पे, किसकी शकल पे भाई, शकल पे मतलब उसके सरफेस पे एक लेयर बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, ठीक है। क्या बनता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनता है। और उस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से आगे वो रिएक्शन नहीं कर पाता, वो पैसिव लेयर हो जाती है, वो जाके रिएक्शन करने नहीं देती है आगे HNO3 को, जो भी आप इनमें से लोगे, यहाँ पे जो भी लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन मेंशन था, तो हाँ निश्चित रूप से असर्शन क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि आयरन को वो पैसिव बना देता है। ये लाइन सत्य है, सर्व सत्य है, कहीं से भी ये गलत नहीं है। तो पहली चीज़ होगी। दूसरा रीजन के बारे में पढ़ते हैं। रीजन लिखा गया है कि HNO3 फॉर्म से प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फेरिक नाइट्रेट, यही गलती कर दी मैं, फेरिक नाइट्रेट नहीं बल्कि जो लेयर होता है ये फेरिक ऑक्साइड का होता है, Fe2O3 का। Fe2O3 का फेरिक ऑक्साइड का एक लेयर इसके ऊपर बनता है और यही पैसिव लेयर होता है। याद रखना, ऑक्साइड का पैसिव लेयर होता है, लेकिन उन्होंने यार नाइट्रेट कर दिया, मतलब क्या हुआ, रीजन गलत है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, ऑप्शन आप चेक करेंगे क्या आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज HI कैंट बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ KI विद कंसंट्रेटेड H2SO4। हाँ, नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, देखो भाई, KI है, उसकी रिएक्शन हमने करा दी कंसंट्रेटेड, इसको सबसे पहली जो रिएक्शन थी उसी में हमने पढ़ लिया था, है ना। यहाँ पे हम अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो जो I नेगेटिव होता है ना, I के ऊपर जो -1 होता है वो अपने आप को I2 गैस में कन्वर्ट कर लेता है ना। जब ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो भैया HI नाम की कोई चीज़ तो बनेगी नहीं। या आप इस तरीके से कह लो कि जब ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, जो भी HI बनेगा वो HI डायरेक्टली I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, वो HI के रूप में बन ही नहीं पाता, मतलब टिकता नहीं है, तुरंत ही कन्वर्ट होकर के I2 फाइनली हो जाता। तो HI कांट बी प्रिपेयर्ड, ये लाइन तो सही लिखा है, assertion is correct कि HI can't be prepared by the reaction of KI with concentrated H2SO4, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली I2 में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज होकर के। हाँ, ये assertion सही है। HI हैज़ लोवेस्ट दिस स्ट्रेंथ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। ये इसका करेक्ट है, ये लाइन तो सही लिखी इन्होंने, रीज़न तो सही लिखा इन्होंने कि यहाँ पर HX जो होगा वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा सबसे लोवेस्ट होगा। HI का ऑब्वियसली सबसे वीक होता है बॉन्ड HI के अंदर। ये रीजन सही है, ये बात तो सही लिखा है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट असर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए आप रीजन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये रीजन कुछ मैच नहीं कर रहा। क्या बोलना चाहिए था उनको, रीजन में उनको ये बोलना चाहिए था कि कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, वो जैसे ही HI बनता है उसको I2 में कर देता है, या ये बोलते हैं कि आयोडाइड आयन को डायरेक्टली वो I2 में कन्वर्ट कर देता है, तब जाकर के वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोला जाता, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये दोनों सही तो हैं, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। ओके, आनंद आया होगा। नेक्स्ट वन इज बोथ थ्रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्टेड S8। हाँ, एग्जिस्ट करता है, बात सही है, बट ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपको पढ़ाया गया था कि सल्फर S8 के फॉर्म में, जो क्राउन वाला होता है उसके फॉर्म में रहता है, और ये O2 इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अच्छा जी, क्या लिखा गया है, ऑक्सीजन फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल साइज। ये क्या करता है, यहाँ पर आसानी से ये पाई बॉन्ड बना लेता है ना, ये आसानी से पाई बॉन्ड बना लेता है, इसी वजह से वो इस तरीके का एग्जिस्ट करता है। आगे क्या लिखा है, स्मॉल साइज एंड स्मॉल बॉन्ड लेंथ। हाँ, यहाँ पे स्मॉल बॉन्ड लेंथ होता है, बट p बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन सल्फर। लेकिन सल्फर के केस में आराम से p बॉन्ड्स नहीं बन पाते हैं, है ना, नहीं बन पाते। इसी वजह से तो ये S8 8 सल्फर के साथ क्या करना है, बॉन्ड बनाते हैं। अगर ये जो है इस तरीके से, अगर ये इस तरीके से आराम से बॉन्ड बना पाते तब तो वो भी ऐसा रहना चाहते, लेकिन वो बना ही नहीं सकते। लेकिन वो क्या करते हैं, वो बना ही नहीं सकते। थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये चीज़ तो बनती ही नहीं है। ये चीज़ क्यों नहीं बनती, क्योंकि सल्फर की साइजेस बड़े हैं। अगर सल्फर की साइजेस बड़े हैं तो वहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन अच्छा नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पर हो पाता है।
तो यार यहाँ पर तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो एसर्शन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन दिया गया है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे शायद ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए समझ रहे हो ना, ऑप्शन 1 वहाँ पीछे जाके चेक कर लेना, ठीक है। शायद यहीं पे समाप्त हो चुका है, आगे भी है क्या कुछ? आगे भी है भाई, देख लेते हैं क्या लिखा है। NaCl reacts with concentrated H2SO4 to give colorless fumes with this smell, but on adding MnO2 the fumes becomes greenish yellow। कुछ भी कठिन नहीं है, बच्चों का खेल। क्या दिया इन्होंने? NaCl with concentrated H2SO4। इतनी बार पढ़ा दिया इसको तो यार। क्या बनेगा बोलो? HCl गैस बनेगा क्या? और इसी HCl से जब MnO2, इस HCl को जब हम MnO2 के साथ पास करेंगे तो MnO2 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बल्कि कहो बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करेगा। किसको? क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज करके Cl2 गैस बना देगा। और ये जो Cl2 गैस बनता है ना, वो कैसा होता है? ग्रीनिश येलो कलर का होता है। सुपर क्लियर। तो क्या हुआ? यहाँ पे तो HCl बना, बात सही, लेकिन MnO2 डालते ही ये ऑक्सीडाइज होकर के ये बना देता है ना। इसी वजह से हमें ग्रीनिश येलो कलर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एसर्शन सही है। रीजन देख लेते हैं। MnO2 ऑक्सीडाइजेज HCl टू क्लोरीन गैस विच इज द ग्रीनिश येलो, ये भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एसर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम रीजन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन 1 सही होगा, है ना, कि एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ठीक है, ओके। आइए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट वन इज SF4 कांट बी हाइड्रोलाइज्ड बट SF4 कैन बी। एकदम सही लिखा गया है कि इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। SF6 को आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि जो कुछ सल्फर जो होता है उसके किनारे किनारे ना 6 फ्लोरीन्स लगते हैं। देखना भाई, 6 फ्लोरीन्स लगा के दिखाता हूँ। इस तरीके से 6 फ्लोरीन्स जो होंगे वो लगे होंगे। जब 6 फ्लोरीन इस सल्फर के किनारे लगते हैं ना, ये जो सल्फर इसके किनारे जब 6 फ्लोरीन लग जाते हैं इस तरीके से आके, तो यहाँ पर वाटर के अटैक करने की कोई जगह ही नहीं बचती। वाटर इसमें आसानी से अटैक नहीं करा पाता, और जब वाटर ही अटैक नहीं कर पाएगा, सल्फर तक नहीं पहुँच पाएगा, तो ये सल्फर हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता। मतलब SF6 क्या है? ऐसा मॉलिक्यूल है जहाँ पे सल्फर यहाँ पे बैठा है और उसके किनारे किनारे 6 फ्लोरीन उसको ढक रखा है। अगर ढक रखा है तो बाहर से वाटर आता है, उससे वो रिएक्शन नहीं कर पाता। लेकिन अगर ध्यान देना, लेकिन अगर मैं यहाँ से 2 को हटा दूँ, अगर मैं यहाँ से ये 2 को हटा दूँ, तो अब जो है वाटर के पास जगह है, वो आराम से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जाकर के इस सल्फर से टकरा सकते हैं और हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो SF4 जो है हाइड्रोलाइज होता है, लेकिन SF6 नहीं होता। द रीजन बिहाइंड इट इज 6 फ्लोरीन एटम्स इन SF6 prevent the attack of H2O on the sulfur atom of SF6। मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए सही होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो एसर्शन है वो भी सही है, रीजन भी सही है, और एसर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम रीजन यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो यहीं पे होती है समाप्त। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और ज़िंदगी में मचाते रहिए। आपके लिए बस एक लाइन लिखी है, उसको सुनिएगा। वो है कि बिना चोट के कोई पत्थर भगवान नहीं बनता। बिना चोट के कोई पत्थर भगवान नहीं बनता। कहने का मतलब हुआ एक्चुअली कि जो हमारा पत्थर है उस पर छीनी मार मार के, उसको चोट मार मार करके हम उसको एक मूर्ति बनाते हैं, तब जा कर के वो मंदिर में पूजा के लायक बनती है। मतलब ये है कि अगर उस पत्थर की तरह अभी तुम इंसान हो, जैसे भी हो, जिस स्थिति में हो, अपने आप को उस पत्थर की तरह समझो और अपने ऊपर अभी छीनी मारने दो। अभी जो आपके आसपास की कठिन परिस्थितियां आपके सामने आ रही हैं, उससे भैया लड़ो तुम, तभी जाकर के तुम एक ऐसे रूप स्वरूप में आ पाओगे कि तुम्हारी भी पूजा संभव हो। मतलब लोग तुम्हारी अहमियत समझें। ये कब संभव है? जब पहले ही तुम उन कठिन परिस्थितियों से गुजर चुके होगे, अपने आप को निखार चुके होगे, अपनी अंदर की ज्वाला तुम जला चुके होगे। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए